तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। ठीक है, दो ही बच्चे हैं ना अभी, आप और आप। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने पहले से फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा है सॉल्यूशंस, थोड़ा आइडिया है आपको, आपको भी। तो मैं आज बेसिकली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। आपको पहले तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है क्लास, लिखिए मत कुछ भी। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसका क्या मतलब होता है? हमारे पास, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। एक होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो तरीके के मिक्सचर होते हैं हमारे पास, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। अब कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में क्या डिफरेंस है ना, तो आपको अगर दो बातें पता है, दो बातें अगर आपको पता है तो उस चीज को फिर कोई गलत नहीं कह सकता। तो वो दो बातें क्या है? पहली बात ये है कि आप जो दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, है ना, उसका कंपोजिशन, उसकी बनावट एकदम यूनिफॉर्म हो जाए। पहली चीज है कि जो कंपोजिशन होना चाहिए, कंपोजिशन का मतलब है, कंपोजिशन मतलब बनावट कैसी हो जाए, उसकी यूनिफॉर्म हो जाए। ठीक है, इट शुड वेल मिक्स हो जाए, वेल मिक्स टुगेदर। जो भी दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हो वो वेल मिक्स हो जाए। अब इसका क्या मतलब है? आपने लिया पानी और पानी में आपने डाला नमक। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, जब आप पानी में नमक डाल देते हैं तो क्या थोड़ी देर बाद आपको वो नमक दिखाई देता है? वो नमक आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि नमक जो है पूरी तरीके से पानी के अंदर घुल चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। दिखने में भी एक जैसा हो गया, आपको नमक उसमें दिखाई तो नहीं दे रहा ना, दिखने में भी एक जैसा हो गया। और जब आपने उसे पिया, जब आपने उसे टेस्ट किया पानी को, तो वो सॉल्टी टेस्ट कर रहा है। एक सिप भी सॉल्टी टेस्ट करेगा, 10 सिप बाद भी सॉल्टी ही टेस्ट करेगा, सेम टेस्ट करेगा। तो इसको कहते हैं होमोजीनियस। आपको क्या बोलना है, आप ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया आज, और सॉल्यूशन में अभी हम लोगों ने क्या क्या हम लोगों ने पढ़ना है बेसिकली। पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बस एक चीज बताई, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर की में दो बातें आपको याद रखनी है कि जो दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हो, एक तो वो वेल मिक्स हो जाए, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, और दूसरी चीज उसका जो कंपोजिशन है, जो उसकी बनावट है, वो कैसी हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपने दाल ले ली, येलो वाली जो दाल होती है वो आपने ले ली, और उसमें सैंड डाली, मिट्टी, ठीक है, डाली, है तो वो भी मिक्सचर, सैंड एंड पल्सेस, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड पल्सेस। लेकिन क्या है, जब आप उसे देख रहे हो तो दाल के अंदर मिट्टी तो नहीं घुसी ना, मिट्टी के अंदर दाल घुसी। वो आप उसको देखकर सेपरेट कर सकते हो कि ये दाल का दाना है और ये मिट्टी का दाना है, कर सकते हो ना। सेकंड चीज, आपने जब मिट्टी और दाल का एक स्पून टेस्ट कर लिया मान लो, तो आपको अलग से दाल का टेस्ट आ रहा है, अलग से मिट्टी का टेस्ट आ रहा है ना, है तो वो भी मिक्सचर, लेकिन उसमें कंपोनेंट वेल मिक्स नहीं हुए, एक दूसरे के अंदर नहीं घुसे, है ना, तो उसका कंपोजिशन कैसा रहा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या बता रही थी, बेसिकली मैं आपको ये बता रही थी कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है, हम बेसिकली पहले मिक्सचर की बात करेंगे आज। हमारे पास दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो मिक्सचर होते हैं बेटा हमारे पास, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको पहले ये समझना है, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट वेल मिक्स हो जाए, कंपोनेंट हो जाए वेल मिक्स, ठीक है, और कंपोजिशन कैसा हो जाए इसका, यूनिफॉर्म, एक जैसा हो जाए, कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाए। जबकि इसमें क्या होगा, हेट्रोजीनियस में क्या होगा, कंपोनेंट अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, कंपोनेंट
डू नॉट मिक्स वेल, और दूसरी चीज क्या है, कंपोजिशन रहता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, कंपोजिशन रहता है नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना? ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप एग्जाम्पल याद रखो। इसमें आप क्या याद रख सकते हो, शुगर या फिर सॉल्ट इन वाटर, है ना? और हेट्रोजीनियस में आप क्या याद रख सकते हो, हेट्रोजीनियस में आप रख सकते हो मिक्सचर ऑफ पल्सेस एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ पल्सेस एंड सैंड, ठीक है, ये हम याद रख सकते हैं। हाँ, ऑयल ऑफ वाटर का भी आ सकता है, लेकिन बेसिकली वो एक कोलाइड है। सॉल्यूशन भी हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, ठीक है, तीन होते हैं। तो सस्पेंशन वो होता है, एक्चुअल में ये जो डिफरेंशिएट करा है मैंने, ट्रू सॉल्यूशन जो भी हम मैं पढ़ा रही हूँ आपको, सस्पेंशन और कोलाइड, है ना, ये बेसिकली सॉल्यूट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर आपसे बात करूं ट्रू सॉल्यूशन की, तो उसमें सॉल्यूट का साइज बहुत ही छोटा है, ठीक है, बिल्कुल पानी जैसा दिखेगा वो। अगर मैं बात करूं आपके जैसे यही है ट्रू सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर, सैंड, सॉल्ट इन वाटर, ये अच्छे तरीके से घुल गया। कोलाइड में साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे मिल्क, हनी, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये सब कोलाइड में आ जाएगा, ठीक है। और सस्पेंशन जो होता है वो इन दोनों के, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड का इंटरमीडिएट साइज होता है। तो अभी देखो आज हमें क्या पढ़ना है, अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें ऐसे पढ़ना है कि हमें बिल्कुल अच्छे से कुछ बातें याद हो जाए, ठीक है। तो देखो, अब मैं पहले ही आपको बताती हूँ आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको ये बताने वाली हूँ एक तो सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और मैं आपको ना कुछ स्टीशियोमेट्री बताने वाली हूँ। स्टीशियोमेट्री का मतलब जिससे बेसिकली आप न्यूमेरिकल पे जा सकते हो, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो देखो सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या होता है, क्या हो रहा है इसमें, हाँ, इस पे, पेन वाले पे ना, अच्छा, देखो सॉल्यूशंस क्या होता है, बेसिकली सॉल्यूशन है एक होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का, मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। आपने दो चीजों को मिक्स करा, वो अच्छे से मिक्स हो गई, जैसे आपने बेसिकली क्या मिक्स करा है, पानी लिया और नमक लिया, ठीक है, और पानी में नमक इतनी अच्छी तरीके से घुल गया कि पहली बात आपको नमक दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या बोलोगे, कंपोनेंट वेल मिक्स टुगेदर, बोलो क्या बोलोगे, कंपोनेंट वेल मिक्स टुगेदर, ठीक है। दूसरी चीज, जब आपने उसे टेस्ट करके देखा तो उसका टेस्ट बिल्कुल सेम था, ठीक है, और दिखने में भी वो बिल्कुल एक जैसा था, तो दूसरी चीज क्या हो गई, कंपोजिशन जो था, बनावट जो थी उसकी, यूनिफॉर्म है। स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, क्यों यूनिफॉर्म क्यों नाम है, एक जैसा, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अब सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब चीजें उसमें अच्छे से घुल जाती हैं, लेकिन इसमें एक चीज हमें याद रखनी है कि उसका कंपोजिशन, उसकी बनावट, whose composition can be varied under certain limits, under certain limits। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है, मेरी बात सुनिए, ये आपको ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये आपको पहले समझनी होगी अच्छे से, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखिए आज मेरे पास एक गिलास पानी था, मैंने उसमें एक चम्मच नमक डाला, वो घुल गया। कल मैं या थोड़ी देर बाद मैं 2 गिलास पानी भी तो ले सकती हूँ और उसमें एक चम्मच नमक घोल सकती हूँ, क्या नहीं घुलेगा, घुलेगा ना। तो कंपोजिशन को मैं क्या करा रही हूँ यहाँ पे, वेरी करा रही हूँ, है कि नहीं, क्या करा रही हूँ, वेरी। मान लो मेरे पास 4 चम्मच नमक है और 1 गिलास पानी है, नहीं घुलेगा, घुलेगा, घुल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं कंपोजिशन को वेरी करा रही हूं, लेकिन मैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं 1 गिलास पानी में 20 चम्मच नमक के नहीं डाल सकती, अब वो नमक दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अब वो सॉल्यूशन बन चुका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो आप कंपोजिशन को वेरी करा सकते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन लिमिट्स, कुछ लिमिट्स हैं, है ना। 1 गिलास पानी में 20 चम्मच नमक के तो नहीं डाल सकते ना,
तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सॉल्यूशन क्या होता है? आ रही है? आप जितना अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे ना मुझे उतना मजा आएगा पढ़ाने में, तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूट पहली बात हमने स्टार्ट करा है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस से ही हम याद करेंगे, होमोजीनियस में होता क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट्स वेल डिसॉल्व्ड हो जाते हैं और उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है। दो बातें याद करनी है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का भी हो सकता है, लेकिन उसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है बट अंडर सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, अब अगर हम, मैंने आपसे कहा अगर हम ये दो, देखिए अगर हम दो कंपोनेंट यूज करते हैं बेटा, है ना, अगर हम दो कंपोनेंट यूज करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हम दो कंपोनेंट को यूज करते हैं तो एक कंपोनेंट है हमारा सॉल्यूट, सभी जानते हैं, और एक कंपोनेंट है हमारा सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट क्या होता है? जो घुलेगा। सॉल्वेंट क्या होता है? जो घोल लेगा, है ना। सॉल्यूट क्या है? विच गेट डिसॉल्व्ड, विच गेट डिसॉल्व्ड, जो क्या करेगा? घुलेगा। पर सॉल्वेंट क्या है? विच dissolve, which dissolve another substance into it. जनरली सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट थोड़ा ज्यादा मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अभी कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगी। ठीक है, पहले आपको आज समझ आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का, जिसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है बट अंडर सर्टेन लिमिट्स। अच्छा, सॉल्यूशन जो है बेटा, वो अगर मान लो उसमें दो कंपोनेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है, बेसिकली ज्यादातर हमें एनसीईआरटी या जो बेसिकली बुक्स में हमें पढ़ना है वो बेसिकली दो कंपोनेंट का पढ़ना है। तो जो दो कंपोनेंट है, अगर हम दो ही कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, तो दो कंपोनेंट में दो ही कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। एक उसमें आपके पास क्या है? सॉल्यूट, एक और क्या है? सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो घुलेगा। सॉल्वेंट क्या है? जो घोलेगा। सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, पता है आप लोग को पहले से, है ना। सॉल्यूट। अच्छा, अब मैं कुछ आपको डेजिग्नेशंस बताना चाहती हूँ। देखो इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में बेसिकली अभी आएगा मोल्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, है ना। तो इसमें क्या है? डिनोशन आपको पता होनी चाहिए। डिनोशन समझते हो? जैसे फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन को जाय से डिनोट करते हैं, मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, है ना। तो खैर अभी हम उसकी बात करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, सॉल्यूट को ना बेटा, सॉल्यूट को या तो टू या तो बी से ही हम डिनोट करेंगे हमेशा, और सॉल्वेंट को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे? फिलहाल वन और ए से। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोलूं? मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास, तो गिवन मास को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। अगर मैं आपसे बोलूं डब्ल्यू ए तो मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी तो मास ऑफ सॉल्यूट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे हम कुछ स्टीशियोमेट्री इन्वॉल्व करेंगे। स्टीशियोमेट्री हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज पहली बात तो क्या होती है? ठीक है, देखो टोटल 100 ग्राम में जितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, 100 ग्राम में जितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है वही उसकी मास परसेंटेज होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फॉर्मूले से समझो। देखो जिसका भी मुझे मास परसेंटेज निकालना है ना, जिसका भी मुझे मास परसेंटेज निकालना है, मैं उसका मास लूंगी, मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, टोटल मास लूंगी और मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे? 100 से। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलती हूं मुझे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है,
मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो। अच्छा एक बात और, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ 10% W बाय W सॉल्ट इन वाटर, ये प्रेजेंट है मान लो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ 10% W बाय W सॉल्ट इन वाटर, ये प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 10% ऐसे न्यूमेरिकल्स में लिखा आएगा, तो पहले तो आपको इस लाइन का मतलब समझना है, तब आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, है ना। 10% W बाय W सॉल्ट इन वाटर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सुनो, कि 10 ग्राम तो इसमें है नमक, ठीक है, और 90 ग्राम इसमें है वाटर, और टोटल है ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया था कम क्वांटिटी में जो घुलेगा वो सॉल्ट है, ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। बताओ समझ में आया कुछ? ठीक है। अब जिसका, जैसे मुझे मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट निकालना है, मान लो मुझे मास परसेंटेज निकालना है हमारे सॉल्वेंट का, है ना, सॉल्वेंट का, तो मास को डिनोट करते हैं W से। A हो गया हमारा सॉल्वेंट, टोटल मास मतलब WA प्लस WB, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऐसे अगर मान लो मैंने सॉल्वेंट का निकाल लिया, अब मुझे मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। तो मैं क्या करूंगी, 100 में से अगर मैं माइनस कर दूं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। एक का आपने निकाल लिया मास परसेंटेज, दूसरे को 100 से माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लिखेंगे आप लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं आप, C6H6 एंड CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक मिनट ध्यान दीजिए। देखिए हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है, CCl4 का भी निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं मास ऑफ बेंजीन कितना गिवन है बच्चों में, मास ऑफ बेंजीन कितना गिवन है हमें, 22 ग्राम, और मास ऑफ CCl4 कितना गिवन है हमें, 122 ग्राम। और मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास ऑफ कंपोनेंट, पहले बेंजीन का निकाल लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ C6H6 बेंजीन का निकाल लेते हैं। तो बेंजीन का मास कितना है, 22, 22 प्लस 122, टोटल मास आ गया इंटू 100, 22 144 इंटू 100, आई थिंक कितना आएगा ये लगभग आपके पास आ रहा है 15.28%, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ CCl4 भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम 100 माइनस 15.28 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ CCl4, और ये आएगा 84.72%। बहुत बेसिक से ही शुरू कर रही हूँ, एज इफ कि आपने ड्रॉपर बैच से है ना, तो अभी आप पढ़ चुके हैं आप, है ना, ये सब, लेकिन फिर भी एक बार स्टार्टिंग से, लेकिन जाएंगे हम बिल्कुल डेप्थ में, अच्छे से पढ़ेंगे इसे, ठीक, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ डेजिग्नेशंस पर, ठीक है, तो डेजिग्नेशंस पर हम आते हैं। अच्छा, तो डेजिग्नेशंस पर बेसिकली देखिए, मास परसेंटेज बताया मैंने आपको, वैसे ही हमारे पास होता है वॉल्यूम परसेंटेज। जिसका भी वॉल्यूम परसेंटेज आपको निकालना है, आप उसका वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, टोटल वॉल्यूम VA प्लस VB,
और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और हमें पढ़नी चाहिए, पीपीएम। पीपीएम पढ़ा है आपने, पार्ट्स पर मिलियन। वैसे देखिए इसका यूज क्या है, ये कहाँ यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन, कब हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, कब कहाँ यूज होता है ये? पार्ट्स पर मिलियन यूज होता है जब आपका सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटी, माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तब हम कंसंट्रेशन को नापते हैं पीपीएम में। ये मोलारिटी, मोलालिटी क्या है, कंसंट्रेशन को नापने के तरीके ही तो हैं, तो पीपीएम भी क्या है, कंसंट्रेशन को नापने का तरीका है, ठीक है। तो पीपीएम जो है, पार्ट्स पर मिलियन, ये हम यूज तब करते हैं बेटा जब सॉल्यूट हमारा, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस या फिर ट्रेस माने स्मॉल माइन्यूट क्वांटिटी। एक टंकी में पानी है, उस टंकी के पानी में आपने देखा होगा कि चूना है, नॉर्मल देहरादून में पानी में चूना है, ठीक है। तो अब जो पानी है सॉल्वेंट वो तो ज्यादा हो गया, चूना तो उसके मुकाबले कम ही हुआ, है ना। तो तब हम किस में कंसंट्रेशन को नाप सकते हैं, पीपीएम में। अब पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, सेम मास परसेंटेज का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट, है ना, ठीक है, टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट। सेम 100 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 6, क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 6, बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब कुछ डेजिग्नेशंस पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। बेसिकली देखो, मोल्स सबको पता है, मोल्स एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे डिनोट करते हैं, एन, ठीक है। एन ए मतलब मोल्स ऑफ, एन ए मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और एन बी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। एन ए हो गया हमारा क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एन बी हो गया हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, अब एन मोल्स का फॉर्मूला बताइए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर या फिर मोलर मास, यही फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मोलर मास तो आप जानते ही हैं, निकाल सकते हैं आप, है ना। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं बताइए, हाँ हाँ, एक्स नहीं, जाए पढ़ते हैं इसे, ये ऐसे डिनोट करते हैं, जाए पढ़ते हैं। और नाम से पता लग रहा है, देखो मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स का फ्रैक्शन, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल्स, उसके मोल्स लिखिए, डिवाइड करिए उसे टोटल मोल से, पर मल्टीप्लाई मत करिएगा 100 से, क्योंकि फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इट्स नॉट परसेंटेज, है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, जिसका भी हमें मोल्स फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एंड मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई हमको नहीं करना, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अगर मैं आपसे कहूं जाए ए, तो फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा इसका, इज इक्वल टू जाए ए नहीं, एन ए, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इस तरीके से जाए बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बी एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, जाए ए प्लस जाए बी इज इक्वल टू होता है 1, है ना। तो अगर हमें एक पता हो तो दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस जाए बी पता हो तो 1 माइनस जाए, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, बेसिक सी चीजें हैं, है ना। इसके बाद हम आते हैं मोलारिटी और मोलालिटी पे, मोलारिटी और मोलालिटी डिस्कस करते हैं। तो मोलारिटी और मोलालिटी, और एक और है हमारे पास नॉर्मेलिटी, है ना, नॉर्मेलिटी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम मोलारिटी अच्छे से डिस्कस करते हैं। मोलारिटी
और मैं यहाँ लिखती हूँ मोलैलिटी, और मैं सारी बातें आपको बताने वाली हूँ मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच की, ठीक है, मोलैरिटी मोलैलिटी, ठीक। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी बेसिकली दोनों ही क्या है, कंसंट्रेशन को नापने के तरीके हैं, ठीक है। अब बताइए मोलैरिटी और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वहीं से हम डेफिनेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और यहां पर भी हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पे आएगा बेटा, मोलैरिटी में आएगा वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, आप बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कभी नहीं आता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। आइए इस बारे में बात करते हैं, ये इस बारे में बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाली बात, ठीक है। देखिए एक बात बताइए, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, ये गलती आपने आज करी, आज के बाद आप कभी इस गलती को नहीं करोगे अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझोगे। ऊपर तो देखो याद भी करते हैं साथ साथ, मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ, बेटा वॉल्यूम और डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की ही होती है, ना कभी सॉल्यूट लिखना है ना कभी सॉल्वेंट लिखना है, जानते हैं क्यों। वॉल्यूम का एक्चुअल मतलब होता है जगह घेरना, स्पेस ऑक्यूपाई करना, यही मतलब होता है ना वॉल्यूम का, है ना। एक बार बताओ, तुमने पानी लिया और पानी में नमक डाल दिया, नमक अच्छे से घुल गया, नमक घुल गया, अब वो एक सॉल्यूशन बन चुका है ना। सॉल्यूशन किस किस चीज का, सॉल्ट एंड वाटर। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें पता लग जाएगा कि कितनी जगह पानी ने घेरी है, नमक ने कितनी जगह घेरी है, नहीं पता लगेगा ना, क्योंकि अब तो तुम्हें ये पता लगेगा पानी और नमक ने मिलकर कितनी जगह घेरी है ना। तो जब हम वॉल्यूम वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब है जगह घेरना, तो वॉल्यूम तो हमेशा पूरे का ही निकाल सकते हैं, पूरे ने कितनी जगह घेरी है, तो वॉल्यूम हमेशा किसका आता है, सॉल्यूशन का। अगर ये मिलीलीटर्स में है, किस में है, मिलीलीटर्स में, तो हम 10 टू दी पावर 3 1000 से कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये लीटर्स में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पर हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में, अगर ग्राम्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम, है ना। वेट ले सकते हैं हम सॉल्वेंट का। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और इसकी क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये बन जाएगी, ठीक है। अब इसके डेजिग्नेशंस भी लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को डिनोट करते हैं एन से, सॉल्यूट के लिए हम यूज कर सकते हैं बी या 2 भी यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वी से, मिलीलीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्मूले को खोलना चाहो ना, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिखा भाई, एन बी या एन टू ले लो, इससे एन टू ले लेते हैं, ठीक है, एन टू लिख देते हैं, एन टू, एन टू, ठीक है। तो एन टू मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हो गया गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, और वी की जगह वी आ गया इनटू 1000, इजी, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगेन गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा मोल्स हो गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब W1 इंटू 1000, ये फॉर्मूला हो गया। आते हैं यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी, मोल लीटर इनवर्स, किसकी, मोलैरिटी की,
है ना, और उसकी कितनी हो जाएगी, मोल केजी इनवर्स किसकी, मोलालिटी की, है ना, ये यूनिट हो जाएगी। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आप ये बताइए कौन बेटर है, मोलारिटी बेटर है कि मोलालिटी बेटर है, मोलारिटी और मोलालिटी, विच वन इज बेटर टू मेजर कंसंट्रेशन, मोलारिटी, मोलारिटी, आप बताइए। अच्छा वैसे आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं, आप राजस्थान, अच्छा, तो विच वन इज बेटर, मोलारिटी मोलालिटी में दोनों में से बेटर कौन है, आपको लगता है मोलारिटी, देखो मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, पहली बात तो अगर मैं फॉर्मूले की तरफ देखूं तो न्यूमरेटर मेरा सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये याद करने का भी अच्छा तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी में आता है वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम कभी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट का नहीं होता, सॉल्यूशन का होता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं देखूं तो देखो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, मोल्स मोल्स सेम चीज में कंपैरिजन नहीं होता, नीचे आओ डिनोमिनेटर में आओ, एक जगह वॉल्यूम है और एक जगह क्या है, वेट। अगर मैं आपको बताऊं तो वॉल्यूम जो है बेटा वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, लेकिन वेट कभी भी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता, चार्ल्स लॉ, याद आ रहा है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़ा है ना, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट लैब, एक्चुअली इट इज अबाउट वेरिएशन, ठीक है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, थर्मोडायनामिक्स याद आ रहा है आपको, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, है ना। एक्चुअल में हम बोलेंगे मोलालिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलालिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, है ना, एंड वॉल्यूम जो है वो वेरी करता है, वॉल्यूम वेरीज विथ व्हाट, वॉल्यूम वेरीज विथ टेम्परेचर, ठीक है, जबकि मोलारिटी डिपेंड्स कर रहा है किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेट, है ना, एंड वेट डू नॉट वेरीज विथ टेम्परेचर, वेट जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता, वेट डू नॉट वेरीज विथ टेम्परेचर, ठीक, वेट डू नॉट वेरीज विथ टेम्परेचर, ये बात है। तो इसीलिए बेटर जो है नापने के लिए वो क्या है, कंसंट्रेशन को नापने के लिए जो बेटर है वो है मोलालिटी। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस बात करते हैं, एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, एक फॉर्मूला बताती हूँ, अगर मैं आपसे बोलूं, अब इसके बाद नेक्स्ट नहीं होगा, देखिए अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि अगर आपको रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, है ना, हम कुछ फॉर्मूले में, कुछ फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे सो दैट अगर कभी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हम उसमें पुट करें और आंसर निकाल लें कम टाइम में, है ना। तो एक फॉर्मूला जो हमारे पास है मोलैरिटी मोलैलिटी का वो क्या है, देखो 1000 इंटू एम, एम स्टैंड फॉर मोलैरिटी, ठीक है, 1000 इंटू डी, डी स्टैंड फॉर डेंसिटी, ठीक है, माइनस एम इंटू M2, ठीक है। अब ये क्या है, देखो कैपिटल एम जो कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है हमारा, यहाँ यूज हो रहा है, एक तो ये है दिख रहा होगा आपको और एक ये है, ठीक है, दो जगह हमारा यूज हो रहा है। तो ये जो हमारा m है वो तो है मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू m, ठीक है, d जो है बेटा वो है सॉल्यूशन की डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, और जब भी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास आपको लेना है सॉल्यूशन का और वॉल्यूम भी आपको किसका लेना है, सॉल्यूशन का, ठीक है, डेंसिटी हो गया। M2, M2 हमारा है, M मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, और 2 का मतलब होता है सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला है,
ये रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको फॉर्मूला और बताती हूँ, डाइल्यूशन फॉर्मूला पता होगा वैसे तो आपको। फॉर्मूला ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन है और उसका वॉल्यूम जो है वो V1 मान लो, और मोलैरिटी क्या है उसकी, मान लो M1, और उसको मैंने डाइल्यूट करा, डाइल्यूट का मतलब समझते हो ना, पानी उसमें और डाला, तो उसका वॉल्यूम हो गया V2 और मोलैरिटी हो गई M2। तो इसको हमें डिनोट करना है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से। अब इस फॉर्मूले में अगर आपको कोई भी चीज नहीं दे रखी है तो आप इसको लगा करके न्यूमेरिकल में निकाल सकते हो, है ना। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, आप न्यूमेरिकल देख लो, दो मोलैरिटी दे रखी है, एक वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब वहां पे ये वाला फॉर्मूला फिट होगा। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है आपको, है ना। मोलैरिटी मोलैरिटी। अब जैसे मान लीजिए एक एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो कर सकते हैं मेरे साथ। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in a solution. Calculate mole fraction of benzene in a solution containing 30% by mass in CCl4, ठीक है। Calculate mole fraction of benzene in a solution containing 30% by mass in CCl4, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है गिवन, गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है। निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। इसका क्या मतलब है, 30% बाय मास, इसका मतलब है 30 ग्राम। 30% बाय मास है ना, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। 30 ग्राम तो हो गया आपका बेंजीन C6H6, और टोटल सॉल्यूशन कितने ग्राम का होता है, 100 ग्राम का। तो 100 माइनस 30, 70 ग्राम आपका हो गया क्या, CCl4। समझ रहे हो, लिखा है ना बेटा इसमें 30% बाय मास। 30% बाय मास का मतलब हो गया 30 ग्राम तो हो गया बेंजीन इन CCl4, तो CCl हो गया 70, 100 माइनस 30, 70। अब हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। देखिए पहले हम मोल्स निकालेंगे, उसके लिए मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। 30 डिवाइडेड बाय बेंजीन का मोलिकुलर मास कितना होता है, बेंजीन का मोलिकुलर मास कितना होता है, C6H6 निकाल लो, 78 ऐसे निकलेगा ना। देखो आता है आपको निकालना, C6H6, 6 इंटू 12, 12 एटॉमिक मास कार्बन का, प्लस 6 इंटू 1 हाइड्रोजन का होता है ना। तो 6 टू ज़ा 12, 72 प्लस 6, इट विल कम आउट 78, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ऐसे ही हम निकाल लेंगे CCl4 के भी मोल्स। 70 डिवाइडेड बाय CCl4 का अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा आपका 154, 154, ठीक है। पता ना कैसे निकालना है, 12 प्लस 4 इंटू 35.5, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे तो बेटा ये आपका लगभग आएगा 0.385, और ये आपका आएगा 0.455, ठीक है। ठीक, अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स मेरे पास कितने हैं, 0 अगर हम इसका मतलब करेंगे तो यह हमारे पास आएगा 0.385 डिवाइडेड बाय टोटल करके आ जाएगा 0.840, इट विल कम आउट 0.458, ठीक है। तो ये तरीके हैं, न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारे करेंगे इसमें, तभी हमारी प्रैक्टिस बनेगी, है ना।
तो बेसिकली ये था कुछ सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। एक बार मैं आपको समराइज कर देती हूँ आज मैंने आपको क्या बताया। सॉल्यूशन क्या होता है ये बताया। सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब होता है कंपोनेंट अच्छे से मिक्स वेल हो जाए और कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है। ये बताया कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो से ज्यादा कंपोनेंट का, जिसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है लेकिन अंडर सर्टेन लिमिट्स, ठीक है। अब उसमें हमने स्टीशियोमेट्री निकालनी है, मास परसेंटेज, मास टोटल मास इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इनटू 100। मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल फ्रैक्शन जाय से डिनोट करते हैं, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल्स अपॉन, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करोगे तो आएगा मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट करोगे तो इट विल कम आउट मोलैलिटी। व्हिच वन इज बेटर? मोलैलिटी, बिकॉज मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन वेट एंड वेट डू नॉट वेरीज विद टेम्परेचर। अदरवाइज मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑलवेज वेरीज विद टेम्परेचर, ठीक है। ठीक, तो बाकी हम कल करेंगे।
रुक जाना 2 मिनट, सर बिजी है ना शायद। कुछ सिखाया तो था मुझे उस दिन, पर मुझे आया नहीं पूरा लाइव करने का ना। हाँ, मैम भी नहीं आती, वो कर देती थी। हेलो हेलो, आवाज़ तो आ रही, बट लाइव नहीं है। ना, 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 ना। ये मालूम है क्या है? इसी चैप्टर का है कि अलग? इसी चैप्टर का है कि अलग? वो भी इसी मेथड से ही होता है एक्चुअली, सही कह रहे हो। उसमें बस आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसलिए लग रहा होगा ये हो गई एक्सेल। एक्सेल, उसके अंदर हम स्पर्म को इंसेमिनेट करवा रहे हैं, हाँ वो भी इसी मेथड से होता है। मेथड को कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन।